हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे हैं। यदि आपको हिंदी के सब्जेक्ट में कहीं से भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे जुड़े रहें। मैं आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से हिंदी के व्याकरण और पूरा किताब सहित जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर प्लस व्याख्या भी दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं के प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से हम आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वह लेखक परिचय और अध्याय दोनों से पूछा जाता है। तो पहले हम लेखक परिचय से जो ऑब्जेक्टिव्स निकल सकते हैं उसको निकाल लेते हैं। लेखक परिचय के रूप में देख लीजिए बढ़िया से इसको, और नोट कॉपी निकाल लीजिए, उसमें लिख भी लीजिएगा। हमारी जो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ है उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया छपरा में हुआ था। इनके पिता का नाम याद कर लीजिए अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती। इन्हें 1957 में पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया एवं 1973 में आलोक पर्व नामक पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें आलोक पर्व ध्यान रखिएगा, आप आलोक पर्व के लिए ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है ना, 1973 में। ये अधिक चांस है आप एग्जाम में पूछने का। इनकी प्रमुख रचनाओं में अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, वान भट्ट की आत्मकथा, सुर साहित्य आदि प्रमुख है। इनका निधन 19 मई 1979 को हो गया था, ध्यान रखिएगा। जन्म 19 अगस्त 1907 और मृत्यु 19 मई 1979। ठीक है, अब आगे हम लोग प्रश्न के उत्तर लेंगे। आसान शब्दों में मैं बताऊंगा इन प्रश्नों के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उत्तर। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। प्रश्न संख्या 1 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ या लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी छोटी बेटी ने उपस्थित किया। मतलब लेखक से जो है कि यह प्रश्न किसने किया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो यह प्रश्न करने वाली कोई और नहीं है, उनकी छोटी पुत्री है, बेटी है। आगे हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाना चाहती है या क्या याद दिलाती है। उत्तर है बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि मनुष्य कभी लाख वर्ष पूर्व नख दंत वाली जीव था। पशुत्व भाव को प्राप्त किए हुए था। नखों के द्वारा ही प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर उसे पराजित करता था। पशु के साथ ही सतह पर विचरण करने वाला और चलने वाला था। क्वेश्चन है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाना चाहती है। तो इसका उत्तर आप देख रहे हैं कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाना चाहती है कि मनुष्य कभी लाख वर्ष पूर्व यानी लाख वर्ष पहले नख दंत वाला जीव था। मतलब नाखून भी थे और उसके दांत भी थे। पशुत्व भाव को प्राप्त किए हुए था, मतलब उसके अंदर में जो है पशु की भावना था। नखों के द्वारा ही प्रतिद्वंदियों को पछाड़ता था, यानी कि पछाड़ने का काम प्रतिद्वंदी मतलब जो उससे युद्ध करने आया या उसको मारने के लिए आता था, चाहे वह पशु हो या दूसरे जीव हो, है ना, तो उससे युद्ध करने का काम वह नखों के माध्यम से ही करता था। पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाला और चलने वाला था, यानी कि मनुष्य जो थे, है ना, वह आज से पहले की बात किया जाए, प्राचीन समय की बात किया जाए, प्राचीन समय से पहले की भी बात किया जाए, ठीक है,
तो उस समय जंगल में पशु के साथ ही आदि मानव रहा करते थे, है ना? उस समय की बात की जा रही है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? क्वेश्चन है कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? तो उत्तर है लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना उचित ही है। उचित है क्यों? क्योंकि आदि मानव का मुख्य अस्त्र नाखून था। आदि मानव मतलब पुराना मानव, है ना? उसका जो मुख्य अस्त्र था, प्रमुख अस्त्र था, वह नाखून था। दांत भी अस्त्र के रूप में था, परंतु नाखून के बाद मतलब अगर कोई जानवर इस पर अटैक करता है या कोई चीज़ तोड़ना है, फाड़ना है, तो दांत का भी सहारा आदि मानव लेते थे। लेकिन पहले तो किसी भी चीज़ तक हाथ पहुंचता है तो हाथ के बाद दांत का स्थान था। उस समय में अपने प्रतिद्वंदियों को नाखून से ही पछाड़ना पड़ता था। आज भी मानव जब अकेले किसी से लड़ेगा और उसके पास अस्त्र नहीं होगा तो वह संभवतः इसी का प्रयोग न करेगा। यानी आज भी आप देखे होइएगा या बचपन आपको याद होगा, कभी कभी लेखा सब जो है कि बच्चा सब किसी से मारपीट हुआ, अगर नहीं जीत पाता है तो दांतें काट लेता है या नाखून से बकोट लेता है। ऐसे भी जानवे करते हैं कि लड़कियों को नाखून बढ़ाना शौक है ना? आगे देखिए, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? लेखक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है। नाखून आज नया हथियार नहीं है। नाखून जो है कि मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है। जिस समय मनुष्य पशु की तरह जीवन जी रहा था, उस समय यह उसका मुख्य हथियार था। जिस समय आदि मानव पशु की तरह जंगल में रहता था, उस समय इसका एक प्रमुख हथियार था नाखून। आज मनुष्य उस पाशविक प्रवृत्ति को छोड़ चुका है। आज हम जो मनुष्य हैं, अपना जंगल में रहने की प्रवृत्ति छोड़ चुके हैं, पाशविक प्रवृत्ति को छोड़ चुके हैं। मानवीय गुण आ जाने के कारण पशुता का त्याग करना ही उचित मानता है। अगर मानवीय गुण आप में है, आप मानव की तरह रहना चाहते हैं, तो पशुता वाले कोई भी गुण जो है कि अपने अंदर नहीं रहने देना चाहिए, उसका उचित त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए मनुष्य नाखून को बार बार काटता है और नाखून बढ़ाना पशुता की निशानी है। तो पशुता अपने अंदर न जन्मने देना चाहिए और नाखून को समय पर काट देना चाहिए। सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बतलाया है? क्वेश्चन है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? तो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य ने नाखून को खूब सजाकर, संवारकर उसे विविध आकार प्रकार से, है ना, काट काट कर सुंदर और आकर्षक बनाते थे, जो उनके सुकुमार विनोद के काम आता था। देखिए, आज की बात नहीं है, आज से 2000 वर्ष पहले की बात है कि जो विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य हुए, मतलब जो अमीर हुए, है ना, वे अधिक अमीर हुए तो वे सुकुमार भी थे। वे काम कम करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे, उनके पास नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। तो वे लोग अपने आप को सजाने और संवारने के लिए नाखून को विविध आकार प्रकार से काटते थे ताकि लोग इन्हें कोमल समझ सकें। वात्स्यायन के कामसूत्र के आधार पर लेखक ने उस काल को मनोरंजक बताया है। लेखक ने इस संबंध में यह भी कहा है कि उस समय लोग अपने नाखून को मोम से चिकना करते थे और अलता से रंगते थे। आज भी अलता का प्रयोग किया जाता है, तो उस समय के लोग भी अलता से जो है कि नाखून को रंगते थे और मोम से उसको चिकना करते थे। नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इसका क्या अभिप्राय है? आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इसका क्या अभिप्राय है? तो आंसर इसका होगा कि मानव शरीर में कुछ सहजात वृत्तियां होती है।
सहजात वृत्तियाँ अनजाना स्मृतियों को कहते हैं, जो स्वतः होती रहती है। सहजात वृत्तियाँ अनजाना स्मृतियों को कहते हैं, जो स्वतः होती रहती है। मीन्स आपके शरीर में बहुत सारा ऐसा काम है जो आप करना नहीं चाहते हैं या वो करते नहीं है, स्वतः होते रहता है। जैसे कौन-कौन है? तो जैसे नाखून का बढ़ना, केश का बढ़ना आदि। उसी प्रकार नाखून को बढ़ना और उन्हें काटना भी मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ हैं। जैसे नाखून आपका आप बढ़ाना चाहे नहीं बचाहे, आपको सप्ताह भर के अंदर में बढ़ जाता है, बाल बढ़ जाता है। तो यह बाल बढ़ना, साँस लेना, ये सब सहजात वृत्तियाँ हैं। आदि उसी प्रकार नाखून को बढ़ना और उन्हें काटना भी मनुष्य सहजात वृत्तियाँ हैं। इस प्रकार इसका अभिप्राय यह है कि नाखून को बढ़ाना पशुता का निशानी है और उसका काटना मानवता का प्रमाण है। नाखून जो बढ़ता है वह बढ़ कर के दिखाता है कि आप वही पशु के समान एक साथ रहने वाले मनुष्य हैं। तो जो नाखून बढ़ रहा है वह पशुता की निशानी है। अगर आप उसको काट करके सही से रख रहे हैं तो आपके मानवता का प्रमाण है। वह बढ़ता रहेगा, लेकिन हम उसे काट कर पशुता का त्याग और मनुष्यता को ग्रहण करते रहेंगे, क्योंकि पशु बनकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। क्या कहा गया कि वह बढ़ता रहेगा, नाखून बढ़ता रहेगा, लेकिन हम उसे काट कर पशुता का त्याग और मनुष्यता को ग्रहण करते रहेंगे। जो हमारे अंदर बुराइयां आती जाएगी उसको हम हटाते जाएंगे। जैसे कि नाखून बढ़ता है, हम काट के हटा देते हैं, इसका मतलब बुराई को हम अपने अंदर नहीं रहने देना चाहते हैं। वैसे हमारे अंदर कहीं से दुर्गुण आ जाता है, खराब गुण आ जाता है, तो समय रहते हमें चाहिए कि उसको काट करके अलग कर दें। आगे क्वेश्चन है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट कीजिए। लेखक देखता है कि एक ओर मनुष्य नाखून को काटकर अपने पाशविक प्रवृत्ति को खत्म करना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर देखता है कि मनुष्य तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहे हैं। इसलिए लेखक पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? कहने का तात्पर्य यह है कि हम मनुष्य एक ओर तो नाखून काट रहे हैं, हथियार पाशविक प्रवृत्ति जो हमारे था उसे खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसी दुनिया में दूसरी ओर तरह तरह के हथियार बना रहे हैं। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, है ना, कई तरह की बंदूकें हैं, मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं। तो आखिर में हम हत्या करना तो आज भी चाह रहे हैं, तो आज भी हम हत्यारे वाले बात हमारे अंदर में आती है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम है ना मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं? जो हथियार से है ना गलत तरीक़ों से धन कमाया जाता है, निसहाय निर्दोष लोगों को क्या कहते हैं, दुख पहुंचाया जाता है, यह गलत है, यही दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों के अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है? कि लेखक देश के आज़ादी के लिए प्रयुक्त डिपेंडेंस शब्द की अर्थ मीमांसा करता है। लेखक कहता है कि इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ है अपने अधीन, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने में ही अधीन रहना। आज़ादी के नामकरण के लिए जितने भी शब्द लिए गए उसमें स्व का बंधन अवश्य था। वे कहते हैं कि हमारी समूची परंपरा अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट हो ही जाती है या होती ही रहती है। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है द्विवेदी जी किस अर्थ में कहे हैं क्या कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो इसको देखिए, लेखक हमें बताना चाहते हैं कि सभी पुराने खराब नहीं होते और सभी नए अच्छे नहीं होते। कवि लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ पुराने हैं वह सभी खराब नहीं है, उसमें से कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, और जो चीज़ भी नए नए हमारे पास आज आ रहा है वह सब चीज़ खराब नहीं होता है, उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ होती है। जो मोबाइल से आप हाथ में लेकर के हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे अच्छाइयाँ हैं, कुछ खराबियाँ हैं। तो डिपेंड करता है इस बात पर
कि आप इसका उपयोग अच्छाई के लिए करते हैं कि बुराई के लिए करते हैं। बंदूकें बनाई गई थी सुरक्षा के लिए, लेकिन बंदूक का यूज़ हम लोग दूसरे की हत्या करने के लिए करते हैं, ये तो गलत है। तो इस तरह से कहते हैं। आगे लिखते हैं, लेखक का अभिप्राय यह है कि पुराने और नए दोनों को जांच परख कर जो हमारे लिए अच्छा है उसे अपना लेना चाहिए और जो हमारे लिए हितकर नहीं है उसे त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं पशु नहीं हैं। हम अच्छे और बुरे में फ़र्क समझ सकते हैं, है ना? हम चूँकि वह जीव है जो मनुष्य हैं, तो हम अच्छे और बुरे में क्या अच्छा है क्या बुरा है समझ सकते हैं। हमारे समाज में कई प्रथाएँ रही हैं, जिसमें सती प्रथा एक हमारी संस्कृति का ही था। बट सती प्रथा एक अच्छा संस्कृति नहीं थी, एक अच्छी क्या कहिएगा समाज का विधि विधान नहीं था, जिस कारण उसका अंत करना पड़ा, ठीक है? उस तरह से आज भी कई समाज में हैं कुरीतियाँ, जिसको ख़त्म करने का प्रयास हम लोग करना चाहिए। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बतलाता है? स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक बताते हैं कि अपने ऊपर नहीं करने योग्य कामों के लिए अंकुश लगाना, अर्थात अपने आप को अपने अनुशासन में रखना ही स्वाधीनता है। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक बताते हैं कि अपने ऊपर नहीं करने योग्य कामों के लिए अंकुश लगाना, अर्थात अपने आप को अपने अनुशासन में ही रखना स्वाधीनता कहलाता है ना? इस पर किसी बाहरी चीज़ों यहाँ तक कि ज्ञानेंद्रियों का भी दबाव नहीं होना चाहिए। स्वाधीनता का मतलब है कि आप अपना जो निर्णय है वह खुद ले सकें, अच्छे बुरे का, है ना? ये स्वाधीनता कहलाता है। आगे हमारा 11 नंबर क्वेश्चन बनता है कि निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? तो निबंध का मतलब है नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि निबंध है भी ऑब्जेक्टिव में डालता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है भैया? तो एक निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। तो निबंध में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसी बूढ़े नेता का जिक्र किया है जो संभवतः महात्मा गांधी के मार्ग पर चलने वाला है। जब एक और बड़े बड़े नेता कह रहे थे वस्तुओं की कमी है, मशीन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो, तो दूसरी ओर वह वृद्ध नेता कह रहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, झूठ को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, लोक कल्याण की बात सोचो, प्रेम की बात सोचो, प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर होता है, ठीक है? तो इसके बाद के जो प्रश्न बच रहे हैं कुछ, उसको मैं अगला पार्ट 2 में लाऊंगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।